जवाबदेही। वन। तो कल पारदर्शिता हम लोगों ने समझी थी कि पारदर्शिता किसे कहते हैं। पारदर्शिता का मतलब है खुलापन। खुलापन का मतलब है कि जो सरकार की गतिविधियां हैं, सरकार की कार्यवाहियां हैं, उनके बारे में लोगों को पता हो। हम सब जानते हो सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब हम लोग ये सारी बातें जानेंगे, इन सारी बातों के विषय में हमें पता होगा, हम सरकार के निर्णयों के बारे में जानेंगे, निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं, कारणों के बारे में जानेंगे, औचित्य के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें खुलापन लाती हैं, ओपननेस लाती हैं। तो पारदर्शिता हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, लिख लिया था। आज हम लोग जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही या जवाबदेता, हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाब देना हो, जवाब देना हो, जवाब देने की व्यवस्था है। जवाब देने का मतलब सवाल जवाब नहीं है कि हाँ सवाल पूछे आप जवाब दीजिए। यहाँ जवाबदेही का मतलब क्या है? यहाँ जवाबदेही का मतलब ये है, जवाब देने का मतलब ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति हम जवाब दें। आप जो कार्य कर रहे हैं आप उस कार्य के प्रति जवाब दें। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के दौरान कोई समस्या आई और आपने समस्या को इग्नोर किया, रिजल्ट नहीं आया, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप ही को उठानी पड़ेगी। आप यूपीएससी को, मीडियम को, कोचिंग को, टीचर को दोष नहीं दे सकते। पढ़ना आपको, रिजल्ट आपको पाना है अल्टीमेटली। इसलिए आपको वो सब कुछ करना है जिससे आपको सफलता मिले। मेहनत करनी है, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे क्वेश्चन लगाने हैं, सीसैट पर खूब मेहनत करनी है। तो जिम्मेदारी अंततः आपको उठानी पड़ेगी सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। तो जवाबदेही जिम्मेदारी उठाने से संबंधित व्यवस्था है। जवाबदेही जिम्मेदारी उठाने से संबंधित व्यवस्था है। अब ये जवाबदेही हम लोग प्रशासनिक संस्थानों और शासन के संस्थानों के विषय में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ए ने बी को कुछ जिम्मेदारी दी, कर्तव्य सौंपे, ड्यूटी दी और अधिकार दिया। डी फॉर ड्यूटी यानी जिम्मेदारी, दायित्व सौंपा, अधिकार दिया, ड्यूटी और अथॉरिटी। बी को कुछ काम मिला करने के लिए, कुछ ड्यूटी मिली निभाने के लिए कि भाई तुम्हें ये काम तुम्हें करने हैं और इस काम को पूरा करने के लिए ये तुम्हें इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकार नहीं होंगे तो दायित्व पूरे नहीं होंगे, कर्तव्य पूरे नहीं होंगे। तो अब बी की क्या जिम्मेदारी बनती है? बी की जो जिम्मेदारी है वो ये ए के प्रति है, लाइबिलिटी है उसकी, कि ये ए को बताए कि आपने हमें जो ड्यूटी दी थी वो ड्यूटी हमारी पूरी हुई कि नहीं हुई। ये जिम्मेदारी है ना, ये लाइबिलिटी है ना उसकी। ये जिम्मेदारी उसको उठानी चाहिए, ये लाइबिलिटी उसको उठानी चाहिए कि वो ए को बताए कि जो दायित्व मिला हमें, जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य दिया गया हमें, उस कर्तव्य को हम कितना पूरा कर पाए, पूरा कर भी पाए या नहीं कर पाए। पूरा किए, पूरा कर रहे थे तो कौन सी बाधा आ गई हमारे सामने, कौन सी चुनौती आ गई हमारे सामने, कौन सी समस्या आ गई हमारे सामने। अपने कर्तव्यों के निर्वाह के संबंध में, अपने कर्तव्यों के निर्वाह के संबंध में इसे जानकारी ए को देनी पड़ेगी। और जब यही जानकारी ये देता है, यही जिम्मेदारी ये निभाता है, तो यही जिम्मेदारी निभाना ही अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। यानी अगर कोई कर्तव्य बी को सौंपा गया, कोई ड्यूटी बी को सौंपी गई, तो अब बी ही जिम्मेदार है। अच्छा परिणाम आए तो, बुरा परिणाम आए तो। अच्छा परिणाम आए तो भी जिम्मेदार, बुरा परिणाम आए तब भी जिम्मेदार। आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपकी अच्छी तैयारी हुई तो जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदारी आपकी होगी, जवाबदेही आपकी होगी। आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाए तब भी जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती। आपकी पढ़ाई के लिए किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती कि आपके परिवार, कोचिंग, यूपीएससी, मीडियम, कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदारी उसी को उठानी पड़ेगी, अन्यथा वो काम छोड़ दे। अगर जिम्मेदारी नहीं लेना तो, अगर जिम्मेदारी नहीं लेना तो वो काम छोड़ दे। तो अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, यहाँ हम लोग शासन के संदर्भ में अगर इसी बात को कहें, तो अगर कोई शासन के संबंध में कोई भी पदाधिकारी कोई जिम्मेदारी, कोई कार्य कर रहा है, तो उस कार्य के संबंध में उसे पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करनी होगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। अच्छे परिणाम आएंगे तो फिर इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और बुरे परिणाम आएंगे तो बुरे परिणाम आने पर इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसको, इसकी आलोचना की जाएगी या इसको दंड दिया जाएगा। अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिणामों के लिए, दोनों प्रकार के जो रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे और बुरे दोनों परिणामों की जिम्मेदारी इसी को उठानी पड़ेगी। इसी को हम जवाबदेही कहते हैं। क्योंकि प्रशासनिक संगठनों में ये पार्ट ऑलमोस्ट मिसिंग रहा है। कैसे मिसिंग रहा है? जो भी डीएम आदि हैं या जिलों में जो तैनात अधिकारी हैं, वे जो भी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों के संपादन में जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन परिणामों के प्रति उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जिले में जिलाधिकारी अपने कार्यों से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मंत्री है, संबंधित विभागों का मंत्री है। मंत्री को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सिविल सेवक को नहीं। इसको कहते हैं अनामता, एनोनिमिटी, कि सिविल सेवक को अनाम रखा गया है, गुमनाम रखा गया है, उसे जिम्मेदारी से बचाने का प्रयास किया गया है। तो जब हम सिविल सेवाओं को जिम्मेदारी से बचाने का प्रयास करेंगे तो करप्शन तो होगा ही, करप्शन तो होगा ही, गैर जवाबदेही तो होगी।
पैसों की बर्बादी तो होगी ही, शुरुआत से हो रही है, आज़ादी के बाद से लगातार हो रही है। क्योंकि हमने जवाबदेही का प्रिंसिपल अपनाने के बजाय हमने अनामता, इसको अनामता कहते हैं, आगे लिखाएंगे जब सिविल सेवा में पढ़ेंगे। एनोनिमिटी का प्रिंसिपल हमने अपना रखा है। अनामता का मतलब है कि कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं होगी, अधिकारी या नाम होगा, अधिकारी का कोई नाम ही नहीं होगा। जो भी अगर कोई कार्य किया गया, जैसे गरीबी उन्मूलन है ना, मनरेगा है, सब जो भी काम किए जा रहे हैं, गरीबी उन्मूलन की जिम्मेदारी अधिकारियों को नहीं उठानी पड़ेगी, जबकि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम अधिकारी ही क्षेत्रों में लागू करेंगे। लेकिन अगर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बेहतर परिणाम नहीं आए तो अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं उठानी। कौन उठाएगा? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का खराब कार्यान्वयन हुआ, जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मंत्री उठाएगा। कहाँ उठाएगा? संसद के सामने उठाएगा। चोर चोर मौसरे भाई, संसद को इतनी फुर्सत ही नहीं है। संसद में तो जो राजनेता है वो अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं, उन्हें अपने स्वार्थ से मतलब। इसीलिए हमने स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बेकारी उन्मूलन कार्यक्रम, इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन क्या उन कार्यक्रमों का कोई बड़ा लाभ हमें मिल सका? नहीं मिला। थोड़े बहुत परिवर्तन तो आए ही, लेकिन क्या बहुत बड़ा लाभ मिला? नहीं मिला। पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपए देते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहाँ जाते हैं? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जवाबदेही थी नहीं। अकाउंटेबिलिटी भारतीय शासन व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं रही। अकाउंटेबिलिटी भारतीय शासन व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं रही। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रुपए में से 15 पैसे लोगों को मिल रहे हैं, 85 पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो आज तक किसी ने नहीं पूछा 85 पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपने पूछा? वोट देते समय नहीं पूछा। तो ये जो सिस्टम हमने डेवलप किया, जहां कोई भी कार्य किए जा रहे हैं और इन कार्यों से उत्पन्न होने वाले परिणामों के प्रति हम किसी की जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं, यह जवाबदेही के विपरीत है, यह गैर जवाबदेही है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 पैसे पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी जनता ने कभी किसी से नहीं पूछा कि ये बताओ 85 पैसे गए किसके पास, नाम बताओ। पूछा आपने? नहीं पूछा। जनता ने पूछा? नहीं पूछा। वोट दे रहे थे, फिर से वही जाति धर्म भाषा क्षेत्र देने लगे वोट उसके आधार पर। पूछा ही नहीं उन्होंने कि गरीबी दूर करने के लिए जो 100 पैसा हमारे पास आ रहा था, उसमें 85 पैसा बीच में क्यों रुक गया? कौन जिम्मेदार था उस 85 पैसे के लिए? डीएम जिम्मेदार था, मंत्री जिम्मेदार था, मुख्यमंत्री जिम्मेदार था, प्रधानमंत्री जिम्मेदार था कौन जिम्मेदार? किसकी गर्दन पर तलवार रखी जाए? नहीं रखी जा सकती, क्योंकि गैर जवाबदेह सिस्टम रहा हमारा आजादी के बाद। हमने लूटतंत्र बचा रखा था लोकतंत्र के बजाय, कि जितना लूट सकते हो लूट लो सरकारी धन को, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा। तो पूरी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हमने लूटतंत्र में परिवर्तित कर दिया। जवाब मांगा ही नहीं गया। प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं मांगा कि 85 पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन खा रहा है, नाम सामने लेकर आओ। हमारी मेहनत का पैसा है, 85 पैसे 100 पैसे हैं कौन से? हमारी ही मेहनत के पैसे जो हमने टैक्स के रूप में पे किए हैं, इसलिए इन पैसों का हिसाब तो हमें चाहिए। तो जब हम सिस्टम में इस तरीके की व्यवस्था निर्मित करते हैं, तो इसी को हम जवाबदेही कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो जवाबदेही लाना शासन में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इससे करप्शन कम होता जाएगा जितनी मात्रा में हम जवाबदेही बढ़ाते जाएंगे। अधिकारी नेता सब जिम्मेदार होते जाएंगे परिणामों के प्रति, कि अच्छा परिणाम आए, नहीं आया तो जिम्मेदारी उन्हीं को उठानी पड़ेगी। तो अच्छे परिणाम लाने के लिए जिम्मेदार होते जाएंगे। नहीं होगी जवाबदेही तो ये जिम्मेदारी वो कभी नहीं निभाएंगे। इसलिए हर स्तर पर जवाबदेही होनी चाहिए, हर स्तर पर जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर हो, चाहे वो व्यावसायिक स्तर हो, प्रोफेशनल लेवल हो, और चाहे वो लोकतांत्रिक स्तर हो, डेमोक्रेटिक लेवल हो। हर स्तर पर जवाबदेही निभानी होगी। राजनीतिक जवाबदेही का मतलब है कि राजनेताओं को अपने राजनीतिक सिद्धांतों, नियमों, मानकों के आधार पर भूमिका निभानी चाहिए, स्वार्थ के आधार पर नहीं, नैतिकता के आधार पर भूमिका निभानी चाहिए। प्रशासनिक जवाबदेही का मतलब है कि प्रशासन चलाने के लिए कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं, आचरण के नियम हैं, नैतिकता के नियम हैं, उनका पालन किया जाए। जब उनके पालन के आधार पर कार्य किए जाएंगे तो सही तरीके से काम होंगे। व्यावसायिक नैतिकता का मतलब है कि जो व्यवसाय के लिए आचरण के नियम, नैतिकता के नियम बनाए गए हैं, जैसे डॉक्टर के लिए अलग होंगे, इंजीनियर के लिए अलग होंगे, सिविल सर्वेंट के लिए अलग होंगे, सबके लिए अलग अलग आचरण के नियम और नैतिकता के नियम होंगे। तो जो अलग अलग सेवाओं के मानदंड घोषित किए गए हैं, आचरण के और नैतिकता के नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करते हुए कार्य किया जाए। लोकतांत्रिक जवाबदेही का मतलब क्या है? कि जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाई जाए। जनता के प्रति जिम्मेदारी का मतलब है कि जो नीतियां आदि हैं उनका सही तरीके से कार्यान्वयन हो, जनोन्मुखी तरीके से व्यवहार हो, ग्राहक केंद्रित व्यवहार हो, संवेदनशील व्यवहार किया जाए, जनता के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, सारे कार्यों के परिणाम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाए, सही तरीके से उपलब्ध कराए जाए। तो जब इस तरीके की जवाबदेही होगी तो ये लोकतांत्रिक जवाबदेही होगी। तो जवाबदेही हर पैटर्न पर, हर पैमाने पर, हर तरीके से देश में होनी चाहिए। लिखो जवाबदेही, लिखो लिखो। किसी पदाधिकारी को, किसी पदाधिकारी को उसके द्वारा निभाए गए दायित्वों के संबंध में, किसी पदाधिकारी को उसके द्वारा निभाए गए दायित्वों के संबंध में परिणामों के प्रति, परिणामों के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, परिणामों के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करना जवाबदेही कहलाता है। जिम्मेदारी सुनिश्चित करना जवाबदेही कहलाता है। यह जवाबदेही निम्नलिखित रूपों में हो सकती है। यह जवाबदेही निम्नलिखित रूपों में हो सकती है। पहला, राजनीतिक जवाबदेही, अर्थात
राजनेताओं का व्यवहार, राजनेताओं का व्यवहार, निश्चित नियमों, राजनीतिक सिद्धांतों, निश्चित नियमों, राजनीतिक सिद्धांतों, मानकों के आधार पर संपादित हो, लागू हो, और उन्हें परिणामों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाए, जिम्मेदार ठहराया जाए। परिणामों के प्रति जिम्मेदार ठहराया जाए। अगला लिखो, प्रशासनिक जवाबदेही। प्रशासनिक जवाबदेही, प्रशासनिक कार्यों का संपादन, प्रशासनिक कार्यों का संपादन प्रशासनिक नियमों, सिद्धांतों, मानकों के आधार पर संपादित किया जाए और उन्हें परिणामों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाए, और उन्हें परिणामों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाए। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्यावसायिक जवाबदेही। विभिन्न पदाधिकारियों को, विभिन्न पदाधिकारियों को नैतिकता और आचरण के नियमों, नैतिकता और आचरण के नियमों और व्यावसायिक मानदंडों, और व्यावसायिक मानदंडों के पालन के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए, के पालन के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक जवाबदेही, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक जवाबदेही। इसमें लिखो, पदाधिकारियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, पदाधिकारियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, जैसे सहभागिता, जन सहभागिता, लोगों की भागीदारी, संवेदनशीलता, ग्राहकोन्मुखता इत्यादि। अब जवाबदेही लाई कैसे जाए भारत में? तो भारत में जवाबदेही लाने के लिए हमें अंग्रेजी काल के कानून खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश काल के कानूनों के कारण ही भारत में जवाबदेही की अवधारणा लागू नहीं हो पाई। इसलिए अगर हम ब्रिटिश काल के कानूनों का समापन करें और नए तरीके की व्यवस्था निर्मित करें, तो उस नए तरीके की व्यवस्था में हम जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं रहा। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमने ब्रिटिशकालीन कानूनों के समाप्त करने पर कोई फोकस नहीं किया। आज भी हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है और न्यायिक व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, सब अंग्रेजी काल के कानूनों पर ही निर्भर है। यद्यपि नए कानून बनाए गए हैं, लेकिन जो बेसिक और फाउंडेशनल लॉ हैं वो आज भी अंग्रेजी काल के कानून हैं। उनको भी रद्द करने की जरूरत है, उनका भी इंडियनाइजेशन करने की जरूरत है, उनका भारतीयकरण करने की जरूरत है। लेकिन इस देश का नागरिक वर्ग इतना अजागरूक है कि वो इस बात को समझता नहीं है। उसे लगता है कि अंग्रेजी काल के कानूनों को लागू करने में क्या बुराई है, और इसमें बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वे भारतीयकरण का मतलब ही नहीं समझते। बुद्धिजीवी की दुकान चलाते हैं अपनी अलग अलग उसका, लेकिन सही अर्थों में समर्थन नहीं कर सके, आज तक सरकारों पर दबाव नहीं बना सके। इसलिए आज भी अंग्रेजी काल के कानून लागू हैं और उन कानूनों के तहत जवाबदेही कभी नहीं आ सकती। बुद्धिजीवी कभी नहीं चाहते, क्योंकि इसी गैर जवाबदेही व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने भी लूट तंत्र मचा रखा है। उनका अपना लूट तंत्र है बुद्धिजीवियों का, वो अपने तरीके से वर्क कर रहा है। जवाबदेही आएगी तो उनके ऊपर भी तो जवाबदेही आएगी, उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी आएगी। जिम्मेदारी से हर कोई बचना चाहता है, जवाबदेही से हर कोई बचना चाहता है। इसलिए इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने कभी अंग्रेजी काल के कानूनों को खत्म करने की मांग नहीं की। कभी कभी किसी किसी ने किया, जैसे चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, वो हर संबोधन में अपने जहां कहीं भी जाते थे, और आज भी जब उन्हें कहीं बुलाया जाता है तो उनकी एक ही बात होती है कि अंग्रेजी काल के सारे कानून खत्म कर दो। लेकिन वो अकेले चीफ जस्टिस रहे भारत के। आज से लेकर के इसके अलावा जितने भी पूर्व चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने कभी अंग्रेजी काल के कानूनों को खत्म करने की वकालत नहीं की, समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सारे बुद्धिजीवियों के अपने अपने सेटिंग्स हैं, उनके अपने अपने समीकरण हैं, और अगर जवाबदेही आएगी तो हर स्तर पर आएगी। उनके समीकरण बिगड़ जाएंगे, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। इसलिए इस देश के बुद्धिजीवियों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कभी जवाबदेही स्थापित करने की मांग ही नहीं की। सुधार संबंधी समितियों ने, आयोगों ने जवाबदेही लाने के बारे में सिफारिशें की, लेकिन वो भी व्यवहारिक धरातल पर प्रभावी नहीं हुआ। ये तो भला हो विश्व बैंक का कि उसने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, और गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट उधारी की एक शर्त के रूप में दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि सारे के सारे देश सुधार करने के लिए बाध्य हो गए। हम भी उन्हीं में से थे, हमारी भी मजबूरी थी सुधार करना। इसलिए मजबूरी के तहत हमने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कदम उठाए। क्या कदम उठाए? सूचना का अधिकार लागू किया, सिटीजन चार्टर की घोषणा की, और इस प्रकार से अलग अलग उपाय हमने अपनाए, और उन उपायों के माध्यम से हमने जवाबदेही स्थापित करने का प्रयास किया। तो उन सब के बारे में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, अभी इसी यूनिट में सब पढ़ेंगे। तो लिखो भारत में जवाबदेही, हेडिंग लिखो भारत में जवाबदेही। लिखो ब्रिटिश कालीन कानूनों की उपस्थिति के कारण,
ब्रिटिशकालीन कानूनों की उपस्थिति के कारण भारत में प्रभावी जवाबदेही का अभाव रहा है। भारत में इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, प्रभावी जवाबदेही का अभाव रहा है। विश्व बैंक द्वारा अच्छे शासन की अवधारणा के प्रतिपादन के बाद, विश्व बैंक द्वारा अच्छे शासन की अवधारणा के प्रतिपादन के पश्चात भारत में जवाबदेही के लिए कुछ कदम उठाए जाने लगे हैं। भारत में जवाबदेही के लिए कुछ कदम उठाए जाने लगे हैं, जैसे सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षण, जन शिकायत निवारण तंत्र इत्यादि। पैरा चेंज करके लिखो। किंतु जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी तरीका होगा कि ब्रिटिशकालीन कानूनों का समापन किया जाए और नवीन परिस्थिति के अनुसार नए कानून निर्मित किए जाएं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति रमन्ना भी ब्रिटिशकालीन कानूनों के समापन पर निरंतर बल देते रहे। अब तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, रमन्ना ही थे जो इस बात पर बल देते थे। अब हमारे यहाँ अजीबोगरीब न्यायाधीश हैं। कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो कुत्तों से आशीर्वाद लेकर खुश हैं कि हमको कुत्तों ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि कुत्तों के मामले में हमको फैसला देने का मौका मिला। ये कुत्तों की कृपा थी हम पर, कुत्तों ने आशीर्वाद हम पर बरसाया। ऐसे ऐसे लोग न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या बताएं। बड़ी चिंता होती है देश की न्यायपालिका को देख करके। आप देखो, न्यायाधीश का सार्वजनिक वक्तव्य है कुत्तों की बड़ी कृपा है, कुत्तों का आशीर्वाद मिला, मतलब कुत्ते लग गए आशीर्वाद लेने के लिए। न्यायाधीश होकर के ऐसी बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस बनने वाले हैं कुछ दिनों में। तो न्यायपालिका को लेकर बड़ी चिंता होती। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हमने बताया आपको पारदर्शिता और जवाबदेही का हमारा सार यही है, जो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। पारदर्शिता मतलब व्यवस्था में खुलापन हो, कम से कम विकास और कल्याण के कार्यों में गोपनीयता की कोई जरूरत नहीं है। सुरक्षा के कार्यों में गोपनीयता की जरूरत है, कानून व्यवस्था के कार्यों में गोपनीयता की जरूरत है, वहां बना के रखी जाए। लेकिन विकास कार्यों और कल्याण कार्यों में गोपनीयता की कोई जरूरत नहीं है, वहां खुलापन हो। कितना बजट आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब पता हो, वरना सारा बजट खा जाते हैं, सारे अधिकारी खा जाते हैं मिलकर। तो आज भी यही स्थिति है, आज भी यही दशा है। जवाबदेही का मतलब है जो काम सौंपा गया, जो जिम्मेदारी दी गई, जो कार्य सौंपा गया, उस कार्य को उन्होंने कब किया, कितने समय में खत्म किया, उससे क्या परिणाम आए, इसकी जिम्मेदारी उन पर तय हो। कि अच्छा काम आया तो ठीक है, आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया। और आप काम नहीं कर पाए, बुरे परिणाम आए, तो जिम्मेदारी भी आपके ऊपर तय होनी चाहिए। इसलिए कार्य करते समय आपको फीडबैक देते रहना होगा ऊपर कि क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं, जिससे कि परिणाम हमें अच्छे मिलने चाहिए। बात इतनी सी है। गरीबी उन्मूलन के लिए पैसा आ रहा है तो गरीबी दूर होनी चाहिए, और वो 100 का 100 पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें से फिर ये ना हो कि कुछ पैसा रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ गया, कुछ यहाँ बंदर बाट हो गया, कुछ वहाँ बंदर बाट हो गया, पूरा पैसा फिर गरीबी उन्मूलन के लिए खर्चा हो। सड़क बन रही है तो सड़क ईमानदारी से बने, ठेकेदार पर नकेल कसी जाए, मानक तय हो, स्टैंडर्ड सेट हो, सब ये देख सकें कि स्टैंडर्ड कितना फॉलो हो रहा है। नहीं फॉलो हो रहा है तो ठेकेदार को उठा के जेल भेजें, कार्रवाई होगी ना, तब जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी तो कार्रवाई होगी। ठेकेदार की फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दें, और ब्लैक लिस्टेड करने के बाद उसको जेल भेज दें, और जितना पैसा बर्बाद हुआ है उसकी संपत्ति कुर करके वसूली कर लें। जितना पैसा उसने बर्बाद किया जनता का, उसकी संपत्ति को कुर करके उससे वसूली करें। राजनीतिक जवाबदेही, संसद चलती है, संसद कामकाज करती है, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं संसद की कार्यवाही में। 2012 का आंकड़ा है, इसके बाद आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन 2012 में संसदीय कार्य मंत्री ने ही एक उत्तर के जवाब में बताया कि हर मिनट की कार्यवाही पर संसद में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो जो नेता संसद की कार्यवाही को रोके और जितने मिनट बर्बाद करे, 2.5 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करके उससे पैसा वसूल लो। नहीं उसके खाते में इतना पैसा, उसकी जमीन बेच दो, उसका मकान बेच दो और पैसा वसूल लो। जनता का पैसा है ना। कब तक गैर जिम्मेदाराना रवैया चलेगा? जिम्मेदारी तय करनी होगी। लोकतंत्र के नाम पर संसद में बैठ करके तांडव नहीं कर सकते कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी देता है। संसद के कार्य को भंग करने की आजादी नहीं देता, संसद के कार्य में विघ्न डालने की आजादी नहीं देता, बोलने की आजादी देता है चर्चा करने के लिए। बोलने की आजादी के नाम पर ये जो राजनेताओं ने तांडव करना शुरू किया है, इन पर नेपाल की तरीके से नकेल कसनी पड़ेगी। इनको भय होना चाहिए कि पिटोगे तुम,
क्षेत्र में निकलोगे, जनता लेके डंडे दौड़ाएगी तुम्हें अगर तुमने संसद में समय की बर्बादी की, क्योंकि पर मिनट 2.5 लाख रुपए खराब होते हैं संसद के। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खराब होते हैं संसद के। लेकिन इस देश की जनता जागरूक ही नहीं है। वो तो नेता देखती है, फोटो खिंचाने लगती है, पूछते ही नहीं कि तुमने संसद में कितना पैसा बर्बाद किया हमारा, चलो सरकारी खजाने में जमा करो। तो हमें इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, जवाबदेह बनाना पड़ेगा। एक एक मिनट के लिए इस देश की जनता को अकल आनी चाहिए, सुधरना पड़ेगा। और अगर राजनीतिक जवाबदेही नहीं आई तो किसी फील्ड में नहीं आएगी, किसी फील्ड में नहीं आएगी। सबसे पहले राजनीतिक जवाबदेही लानी पड़ेगी। नेपाल की जनता ने बहुत अच्छा काम किया। तरीका गलत था उनका, तरीके को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। और अगर हमारे देश के राजनेता नहीं सुधरेंगे तो इन देश के राजनेताओं का भी एक दिन यही हश्र होगा। जनता लेकर जूते मारेगी, लेकर डंडे दौड़ाएगी। और करना चाहिए, जो राजनेता जवाबदेही नहीं निभाते हैं उन्हें डंडे पड़ने चाहिए, उनके ऊपर जूते पड़ने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी सबसे प्राथमिक है, सबसे पहले है। और वे लोकतंत्र के नाम पर, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सब कुछ करते हैं। ये बेहद गलत बात है, बेहद गलत दिशा में लोकतंत्र जा रहा है हमारा। इसलिए हमें सबसे पहले राजनेताओं पर नकेल कसनी होगी, और वो हम ही आप कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। इसलिए हमको और आपको ही ये कदम उठाना पड़ेगा, जागरूक होना होगा। और जो सांसद संसद में बैठ करके समय बर्बाद करे, 2.5 लाख रुपए पर मिनट उसने जनता के बर्बाद किए हैं, जो हमने टैक्स के पैसे दिए, वो पैसा कहीं सड़क बनने में, कहीं पुल बनने में, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता था, स्कूल बनने में, हॉस्पिटल बनने में, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता था। इसलिए ऐसे नेताओं को, जो संसद में बैठ करके समय की बर्बादी करें, ऐसे नेताओं को डंडे लेकर दौड़ाना पड़ेगा। तो जवाबदेही बेहद जरूरी है। 2.5 लाख रुपए पर मिनट बर्बाद कर रहे हैं, जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर समय बर्बाद करते हैं, कार्यवाही में विघ्न डालते हैं। लेकिन इस देश की जनता को कोई फर्क ही नहीं है। इस देश की जनता के माथे पर चिंता की रेखा ही नहीं है। वो नेता देख करके पागल हो जाती है, जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है, फोटो खींचने लगती है, सेल्फी लेने लगती है। जागरूक होना बहुत जरूरी है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जो पहला उपकरण है वह है आरटीआई, वह है सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार का आशय यहाँ पर हमारे लिए, हम जिस आरटीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ आरटीआई का आशय है कि लोक प्राधिकारियों से, सरकारी विभागों से, लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी से सूचनाएं मांगना, सबसे नहीं। ये राइट टू नो नहीं है, ये आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। एक होता है देखो राइट टू नो, ये फंडामेंटल राइट है, जानने का अधिकार। ये भी लिख सकते हो सूचना जानने का अधिकार, कुछ भी जानने का अधिकार। तो राइट टू नो इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। लेकिन जो आरटीआई है ये नहीं है फंडामेंटल राइट ना, राइट टू नो फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू नो में किसी से भी कोई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, फिक्स नहीं है कि किससे जानकारी लोगे आप। जिसके पास कोई भी जानकारी है और जानना जरूरी है, तो राइट टू नो इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। लेकिन जो आरटीआई है वो केवल पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट है, केवल पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट है। तो पब्लिक अथॉरिटी से सूचनाएं मांगना आरटीआई है। इसलिए राइट टू नो और राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन दोनों में भेद करना है हमें। सरल भाषा में कहो कि सरकारी विभागों से, सरकारी अधिकारियों से सूचनाएं मांगी जाए, जानकारी मांगी जाए। तो जब सरकारी विभागों से, सरकारी अधिकारियों से सूचनाएं मांगी जाए, जानकारियां मांगी जाए, तो यही सूचनाएं मांगना और जानकारियां मांगना राइट टू इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसी को हम लोग व्यवस्थित तरीके से कहते हैं कि लोक प्राधिकारियों से, पब्लिक अथॉरिटी से सूचनाएं मांगना सूचना का अधिकार कहलाता है। पब्लिक अथॉरिटी कौन होगा? इसके लिए आरटीआई एक्ट बनाया गया 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। और इस सूचना के अधिकार अधिनियम में लिख दिया गया कि यह अधिनियम इसलिए बनाया जा रहा है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत हो और लोकतंत्र को मजबूती दी जाए। तो कैसे पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत होगी? आरटीआई एक्ट ये कहता है कि जो भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों से कोई भी सूचना मांगी जा सकती है। कब से मांगी जा सकती है? 2005 के पहले ये अधिकार नहीं था हमारे पास। 12 अक्टूबर 2005 की तारीख पहली तारीख है जिस तारीख को ये लागू हुआ। तो 12 अक्टूबर के बाद 2005 में हमको ये अधिकार मिला कि हम पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। कौन होगा पब्लिक अथॉरिटी? आरटीआई एक्ट ही परिभाषित करता है कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कि जो पदाधिकारी संविधान के अंतर्गत बनाए गए हैं या किसी कानून के अंतर्गत बनाए गए हैं या सरकारी आदेश के तहत गठित किए गए हैं, इन सबको पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। इसके अलावा सरकार की सहायता से काम करने वाली संस्थाएं, जैसे सरकारी कंपनियां आदि हैं, निगम आदि हैं, ये सब भी पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी। और ऐसे एनजीओ, ऐसे गैर सरकारी संगठन जिनको कम से कम 10 लाख रुपए अनुदान मिलता है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे, वो भी पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे और उनसे भी सूचनाएं मांगी जा सकेंगी। तो पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांगने का अधिकार है और पब्लिक अथॉरिटी को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया। सूचनाएं मांगने का अर्थ क्या है? सूचना का अर्थ क्या है? सूचना का अर्थ है कि सरकारी विभागों में यानी लोक प्राधिकारियों के पास कोई सूचना हो, कोई जानकारी हो, कोई तथ्य हो, कोई आंकड़ा हो, कोई फाइल हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई दस्तावेज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, अभिलेख हो इत्यादि, ये सब कुछ जो पब्लिक अथॉरिटी के अधीन विद्यमान होगा उनको हम सूचना कहेंगे और उनकी जानकारी मांगी जा सकती है। कैसे मांगी जा सकती है? 2 तरीके हैं। पहला, या तो हम लिखित रूप में विभागों से मांग लें कि भाई हमको लिखित रूप में ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए, पहला तरीका। अन्यथा दूसरा तरीका है कि हम विभागों में जाके खुद इंस्पेक्शन करें,
हमको विभाग समय दे, समय बताए, और हम विभागों में जाकर के इंस्पेक्शन करें कि ये फाइल कहाँ रखी है, ये रिपोर्ट कहाँ रखी है, और उस फाइल और रिपोर्ट में क्या बातें लिखी गई हैं। और अगर ज़रूरत है हमारी तो हम उसकी फोटोकॉपी भी ले सकें, हम उसकी सीडी, अगर ऑनलाइन फॉर्मेट में है तो हम उसकी सीडी ले सकें। इसके लिए जो पैसा होगा वो पैसा हम पे करें और एक सीडी ले लें, फोटोकॉपी ले लें। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं मांगना, विभागों में जाकर के लोक प्राधिकारियों के पास जाकर के सूचनाओं का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन शामिल करना, और उसको फोटोकॉपी या उसके दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना भी शामिल है। यानी आरटीआई का दायरा काफी व्यापक है। कैसे आरटीआई के तहत सूचनाएं मांगी जा सकती हैं? यह कानून कहता है कि किसी भी नागरिक के द्वारा आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। कोई भी नागरिक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कारण नहीं बताना होता, रीजन देने की जरूरत नहीं है। आरटीआई एप्लीकेशन में बस इस बात का उल्लेख किया जाना होगा कि हमें कौन कौन सी सूचनाएं चाहिए, हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध करानी होगी, अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? पहली बात तो यह है कि सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कम पैसे में उपलब्ध कराई जाती है। केवल 10 रुपये का शुल्क देना होता है आरटीआई के लिए। ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है, प्लेटफॉर्म का शुल्क है, जीएसटी है, तमाम सारी चीज़ें। अन्यथा हम पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से लेकर के या बैंक ड्राफ्ट बना करके 10 रुपये का शुल्क दे सकते हैं और कोई भी सूचना मांग सकते हैं। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको 10 रुपये भी पे नहीं करना है। हर विभाग में जन सूचना अधिकारी बनाया गया है। एप्लीकेशन जन सूचना अधिकारियों के नाम भेजी जाती है और जन सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर सूचना प्रोवाइड करते हैं। जिस तारीख को वो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं वहां से 30 दिन की गणना प्रारंभ होती है और 30 दिन के भीतर उन्हें सूचना उपलब्ध करानी होती है। अगर 30 दिन के भीतर, हालांकि जीवन की सुरक्षा से जुड़ी हुई अगर सूचना है तो फिर 48 घंटे के भीतर, जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़ी सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होती है, अन्यथा 30 दिन के भीतर सूचनाएं देनी होती है। अगर 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दे दी गई तो 2 स्तर की अपील का प्रावधान किया गया है, अपीलेट सिस्टम निर्मित किया गया है। पहली अपील विभागों में ही होती है। हर विभाग में प्रथम सूचना अधिकारी, किसी सीनियर अधिकारी को प्रथम सूचना अधिकारी बनाया जाता है। पहली अपील 30 दिन के भीतर उसके पास की जाएगी और उसे उस अपील का निपटारा 30 दिन के भीतर करना होगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का वो अतिरिक्त समय ले सकता है, लेकिन उसे कारण बताना होगा कि वो 30 दिन में अपील का निपटारा क्यों नहीं कर पाया, और इस प्रकार वह लोगों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। लेकिन मान लो पहली अपील में भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, सूचना नहीं मिली, या आधी अधूरी मिली, या तोड़ मरोड़ कर दी गई, तो फिर दूसरी अपील का रास्ता खुलता है। दूसरी अपील के लिए केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया है और राज्यों में राज्य सूचना आयोग बनाए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के पास 90 दिन के भीतर अपील करनी होती है। 90 डेज के भीतर अपील की जाती है। 90 डेज के भीतर अपील करने के बाद वे जो निर्णय देते हैं उनके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। वो कितने दिन के भीतर निर्णय देंगे इसका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम माने जाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है। कानून के तहत अब इसकी अपील संभव नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है और संविधान के अंतर्गत 2 अलग अलग न्यायपालिकाएं बनाई गई हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इसलिए व्यवहार में अगर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के निर्णय से कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसके खिलाफ अपील उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जा सकती है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है ऐसे निर्णयों के विरुद्ध, ऐसे निर्णयों के खिलाफ, और ये जो निर्णय देंगे वो निर्णय अंतिम होंगे। इस प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। अब अगर अधिकारी सूचनाएं नहीं दे तो तब क्या होगा? तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगर जानबूझकर लोक पदाधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी अगर जानबूझकर सूचनाएं देने में असफल रहते हैं या गलत सूचनाएं देते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 225 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड दिया जाएगा। 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड दिया जाएगा, 250 रुपए, और अधिकतम 25,000 रुपए का पनिशमेंट मिलेगा। 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना कम है, लेकिन ठीक है कि दंड की व्यवस्था है। लेकिन इसके कुछ आपराधिक क्षेत्र भी हैं। कुछ चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती, सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए और देश की व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। जैसे डीआरडीओ की रिसर्च है, इसरो की रिसर्च है, एटॉमिक विभाग की जानकारी है, सरकार के कैबिनेट के निर्णय है, विदेश नीति के मामले हैं, रक्षा नीति के मामले हैं, आर्थिक नीतियों से संबंधित मामले हैं, या फिर सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, सैन्य संगठन हैं। इन सब के बारे में सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती। इनको आरटीआई एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और इस प्रकार कुछ आपराधिक क्षेत्रों को छोड़कर, ये आपराधिक क्षेत्र इसलिए क्योंकि ऐसी सूचनाएं मांग करके देश को ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हमारे यहाँ बड़े गद्दार लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब बड़े देशभक्त हैं। अक्सर देखो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। अरे क्या मतलब है भाई? भारत में रह रहे हो, भारत का अन्न खा रहे हो, भारत का पानी पी रहे हो, भारत जिंदाबाद बोलने में क्या तकलीफ है तुम्हें? और पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो वहीं जाके रहो, भारत में क्यों रहते हो? अगर पाकिस्तान फिलिस्तीन से इतना ही प्रेम है तो वहीं रहो, भारत में रहने की क्या जरूरत है? तो हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस देश के विरुद्ध काम करते हैं, जो इस देश को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे परिवेश में आरटीआई में इन आपराधिक क्षेत्रों का रखना बेहद जरूरी था, जिससे कि इन सूचनाओं का दुरुपयोग न किया जा सके। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कितने लोग पकड़े गए,
कितने लोग पकड़े गए जो पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसमें डीआरडीओ का भी कर्मचारी शामिल है, सेना का भी शामिल है, सीआरपीएफ का भी शामिल है, यूट्यूबर भी शामिल है। तो कितने ज़्यादा लोग शामिल हैं, जबकि हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल था, हमारी देश की सुरक्षा का सवाल था। लेकिन फिर भी तो ऐसे परिवेश में जहां इस तरीके के लोगों की संख्या कम नहीं है, अपवादों का होना बेहद जरूरी है, वरना ऐसी अपवादों से संबंधित सूचनाएं लेकर के देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। तो इसलिए आरटीआई में अपवादों का उल्लेख किया गया है। तो ये आरटीआई की विशेषताएं हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम की विशेषताएं। क्या प्रभाव पड़ा है आरटीआई एक्ट का? आरटीआई एक्ट के पारित होने के बाद हमारे देश में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अब विभागों की तमाम जानकारियां वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी विभाग की वेबसाइट देखिए तो उसमें विभाग की नीतियां, कानून, नियम, तमाम सारी चीज़ों का उल्लेख रहता है। तो विभागों ने बहुत कुछ जानकारियां धीरे धीरे सार्वजनिक करनी शुरू की हैं। सारी नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ। इसके अलावा जो जानकारियां हम विभागों से मांगना चाहें, पदाधिकारियों से मांगना चाहें, वो आरटीआई का उपयोग करके मांग सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि अधिकारियों में मनमानेपन की संभावनाएं कम हुई है, भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई है। छोटे छोटे कार्यों में, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, राशन कार्ड बनाने में जो भ्रष्टाचार थे, वे भ्रष्टाचार तेजी से गिरे हैं, तेजी से गिरावट आई है। अगर आप चाहें तो आप बिना रिश्वत के अपने ये सारे काम करा सकते हैं, बशर्ते आपको आरटीआई का यूज़ करना आना चाहिए। अगर आरटीआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रिश्वत दे रहे हैं तो वो लोगों की मर्जी है, लेकिन अगर लोग चाहें तो आरटीआई का यूज़ करके और रिश्वत देने से मना कर सकते हैं और अपना कार्य समय पर संपन्न करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस दिशा में जागरूकता दिखाई है, क्योंकि लोगों को भी जागरूक होना होगा। बहुत सारे लोगों ने इस दिशा में जागरूकता दिखाई है और बेहतर परिणाम प्राप्त किए गए हैं इस संदर्भ में। इसलिए आरटीआई का इम्पैक्ट हमारे देश में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बेहतर पड़ा है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं, कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। कमियां क्या क्या हैं? पहली बात, आरटीआई यह अपेक्षा करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विभागीय जानकारियां सार्वजनिक हों, जिससे लोगों को आरटीआई के अंतर्गत एप्लीकेशन दायर न करनी पड़े। विभागों ने जानकारियां सार्वजनिक की हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप सारी नहीं, तो आरटीआई का उपयोग करना ही पड़ता है। दूसरी बात, आरटीआई के तहत जब हम सूचनाएं मांगते हैं तो उन सूचनाओं में दंड का प्रावधान बेहद कमजोर है। 25,000 रुपये जुर्माना है। तो कभी कभी ये देखा गया कि अधिकारी जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि दे देंगे जुर्माना, सूचना नहीं देंगे। तो ये चिंता का विषय है। इसलिए दंड की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। दंड की मात्रा कमजोर है। जो सेकंड अपील है, पहली अपील तो 30 दिन के भीतर निपटानी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय और लिया जा सकता है। लेकिन जो सेकंड अपील है उसके समाधान की समय सीमा तय नहीं है। इसलिए सेकंड अपील में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग न्यायालय की तरीके से काम करने लगे हैं। न्यायालय की तरीके से काम करने लगे हैं, इसका मतलब है यहाँ भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है। और अगर पेंडेंसी आ गई है सूचना पाने के लिए, तो फिर इन आयोगों का कोई औचित्य नहीं है। ये आयोग निरर्थक है, ये आयोग गुणवत्ताहीन है अगर इतनी लंबी पेंडेंसी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आयोगों के लिए हमें अपील के समाधान की समय सीमा तय करनी होगी, जो नहीं दी गई है। इसके अलावा आयोगों को अपने निर्णयों को लागू करवाने की ताकत नहीं है। आयोग केवल निर्णय दे सकता है सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत, लेकिन वो अपने निर्णय नहीं लागू करवा सकता। जैसे 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि सारे राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंतर्गत आना होगा, विशेषकर वे राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं और जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं जिन्हें इस प्रकार की मान्यता मिली है, ऐसे दलों को आरटीआई के अंतर्गत आना होगा। सारे राजनीतिक दलों ने एक स्वर से मना कर दिया, हम नहीं आते। हो गया। इतना ही महत्व था आरटीआई का, इतना ही महत्व था आरटीआई का। सारे राजनीतिक दलों ने एक स्वर से मना कर दिया, निर्णय बेकार हो गया, निर्णय खराब हो गया, उस निर्णय का कोई महत्व नहीं रहा। तो ऐसी संस्था की क्या जरूरत है? इस संस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकतवर बनाने की जरूरत है, जिससे अपना निर्णय लागू तो करवा सके, लेकिन इसके पास अपने निर्णयों को लागू करवाने की पावर ही नहीं। और अगर इनके विरुद्ध मामले न्यायालय में चले जाते हैं तो न्यायालय में और भी समस्या होती है। जैसे न्यायालय की बात भी कभी कभी नहीं मानते आरटीआई से रिलेटेड। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुनाया कि प्री का एग्जाम होने के बाद आंसर शीट जारी की जाए, तुरंत जारी की जाए, जिससे बच्चे मिलान कर सकें कि उन्होंने जो क्वेश्चन किया है उनके कौन से सही है, कौन से गलत है। और प्री का रिजल्ट आने के बाद तुरंत नंबर जारी किए जाए, जिससे बच्चों को पता चले कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था, जिससे अगली बार के लिए वो बेहतर तैयारी कर सकें। केंद्रीय सूचना आयोग ने यूपीएससी के लिए ये दोनों आदेश पारित किए। यूपीएससी ने कहा हम नहीं मानेंगे इन दोनों आदेशों को। जब यूपीएससी ने इन दोनों बातों को मानने से मना कर दिया तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई क्या समस्या है इसमें, अगर आप प्री के एग्जाम के बाद आंसर शीट जारी कर देते हैं और मेन एग्जाम और प्री का एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद नंबर बता देते हैं, हर स्टेट कमीशन कर रहे हैं, आप कर लेंगे तो कौन सी दिक्कत होगी, कौन सी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यूपीएससी को प्री के रिजल्ट के बाद नंबर बताना होगा और प्री के एग्जाम के बाद आंसर शीट जारी करनी होगी। ये बच्चों का लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन यूपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। यूपीएससी इस निर्णय को स्टे कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि हमको न करना पड़े ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के लिए इस निर्णय पर स्टे करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई बताओ क्या दिक्कत है, नंबर तो बताने में क्या समस्या है, आंसर शीट जारी करने में क्या समस्या है। लेकिन यूपीएससी जैसी बददिमाग संस्था ने न तो केंद्रीय सूचना आयोग की बात मानी और न ही उच्चतम न्यायालय की बात मानी। इसलिए आज तक आपको प्री के बाद न तो आंसर शीट जारी होती है और न ही रिजल्ट आने के बाद आपको नंबर बताए जाते हैं। 1 साल बाद
आपके एग्जाम के 1 साल बाद आंसर शीट मिलती है और रिजल्ट आने के 1 साल बाद आपको नंबर बताए जाते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं। इससे बेहतर ना बताना है। 1 साल बाद बताने का कोई औचित्य नहीं है। इससे बेहतर ना बताना है। तो ना बताने और 1 साल बाद बताने में कोई अंतर नहीं है। तो यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था भी पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक, गैर जवाबदेही, अपारदर्शी तरीके से काम करती है और यूपीएससी के इस घटिया कार्यशैली पर सूचना का अधिकार किसी भी तरीके का अंकुश लगा पाने में पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है, पूरी तरीके से असफल रहा है। तो जो प्रोमिनेंट संस्थाएं, उन संस्थाओं पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ता। इसके अलावा सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा अपने आप में बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार को अपना करियर बना लिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए और बहुत सारे विभागों से उन्होंने सूचनाएं मांगनी शुरू कर दी। उन सूचनाओं का असर यह था कि बहुत सारे अधिकारी, मंत्री, नेता सब फंसते। नतीजा ये हुआ कि विभागों ने आरटीआई एप्लीकेशन पर सूचना देने के बजाय सुपारी दे दी और मर्डर करवा दिया। बहुत आसान है, 5-5 हज़ार रुपए में आदमी गोली मारने के लिए तैयार बैठा है। किसी को भी, जो क्रिमिनल गैंग है, शूटर्स हैं, जो नए नए शूटर्स हैं, नया नया शौक चढ़ा है गोली चलाने का, 5,000 रुपये में किसी को गोली मार देते हैं। तो बहुत आसान रहा है हमारे देश की पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए, नेताओं के लिए, कि अगर ऐसी सूचना मांगी गई है जिन सूचनाओं से उनके फंसने की गुंजाइश है, तो सूचना मिलने के बजाय उसकी हत्या करवा दी जाती है। और ऐसे अनेक सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या इस देश में कराई जा चुकी है क्योंकि उन्होंने विभागों से सूचना मांगी थी। और यह अधिनियम सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं करता। ये कमियां हैं इस अधिनियम में, लेकिन इन कमियों को दूर किया जा सकता है। हम इनको सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं और आरटीआई को और इफेक्टिव बना सकते हैं। करना पड़ेगा, आरटीआई को और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा क्योंकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है आज के समय में। लिखो, सूचना का अधिकार लिखते हैं पूरा जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने। आरटीआई लिखो, क्वेश्चन आते हैं आरटीआई पर पूछे जाते हैं। लिखो, हेडिंग है सूचना का अधिकार। लिखो, यह अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005, यह अधिनियम मत लिखो, यह अधिकार यानी सूचना का अधिकार, हेडिंग सूचना का अधिकार है ना। यह अधिकार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, यह सांविधिक अधिकार है। यह अधिकार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार यह भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से पब्लिक अथॉरिटी से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार देता है। सूचनाएं प्राप्त करने का सांविधिक या लीगल स्टैट्यूटरी, संसद के कानून के द्वारा दिए गए अधिकार को सांविधिक अधिकार कहते हैं। पढ़ा है हम लोगों ने, पॉलिटी में पढ़ा है। सांविधिक अधिकार प्रदान करता है जिससे शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की वृद्धि हो सके, और और लोकतंत्र को मजबूती दी जा सके, लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। अब लिखो विशेषताएं, सूचना के अधिकार अधिनियम की विशेषताएं, आरटीआई एक्ट की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखो, कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारियों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। और उसे इसके लिए कारण का उल्लेख नहीं करना होता। कारण नहीं बताना होता। दूसरा पॉइंट लिखो,
आरटीआई के बारे में हम लोग लिख रहे थे, ऐसे ही व्यवधान आरटीआई में भी आता रहा है, सूचना के अधिकार में भी आता रहा है। हालांकि अब बेहतर है, चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं, लेकिन बीच बीच में आरटीआई को लेकर के इस तरीके से व्यवधान उत्पन्न होते रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, चूंकि लाइट ट्रिप हो गई और देश की राजधानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए ज़्यादा देर के लिए नहीं गई, लेकिन लाइट ट्रिप हुई और आज इन्वर्टर ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्लास अचानक ट्रिप हो गई, रुक गई, लेकिन फिलहाल अब उसको रिस्टार्ट कर दिया गया है, उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। तो होपफुली अब आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। चैट देख लेते हैं आपका। तो अगर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हम लोग चैट जरा बच्चों को ऑन कर दीजिए, तो मैं देखूँ कि बच्चे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखना था, हाँ पहला पॉइंट लिख लिया था, सेकंड पॉइंट लिखो। लोक प्राधिकारी लिखाना था हम लोगों को, लिखो, सेकंड पॉइंट से लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लिखो, अधिनियम लोक प्राधिकारी को व्यापक रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम लोक प्राधिकारी को व्यापक रूप में परिभाषित करता है। इसके अनुसार अधिनियम लोक प्राधिकारी को व्यापक रूप में परिभाषित करता है। इसके अनुसार संविधान, संसद के कानून, संविधान, संसद के कानून या सरकार के आदेश के द्वारा गठित पदाधिकारी, संविधान, संसद के कानून, संविधान, संसद के कानून या सरकार के आदेश के द्वारा गठित प्राधिकारी लोक प्राधिकारी माने जाएंगे, लोक प्राधिकारी माने जाएंगे। इसके अंतर्गत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले या उसके अधीन आने वाले, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले या उसके अधीन आने वाले सभी संस्थाएं भी शामिल होंगी, सभी संस्थाएं भी शामिल होंगी और वे एनजीओ भी शामिल होंगे, और वे एनजीओ भी शामिल होंगे जो न्यूनतम 10 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त करते हों। विदेशों से पैसा मिलता है ना एनजीओ को, जो न्यूनतम 10 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त करते हों। नहीं, यहां से तो क्लास अब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लोकली चेक कीजिए अगर कोई इशू है तो। अगला पॉइंट लिखो, सूचना का आशय, सूचना का आशय लोक प्राधिकारियों के अधीन, सूचना का आशय लोक प्राधिकारियों के अधीन विद्यमान, सूचना का आशय लोक प्राधिकारियों के अधीन विद्यमान किसी जानकारी, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, आंकड़े, फाइल, दस्तावेज इत्यादि से है। आंकड़े, तथ्य, रिपोर्ट, फाइल, दस्तावेज इत्यादि से है। और सूचना के अधिकार को भी व्यापक बनाया गया है। सॉरी, और सूचना के अधिकार को भी व्यापक बनाया गया है। इसके अंतर्गत केवल सूचना मांगना शामिल नहीं है, इसके अंतर्गत केवल सूचना मांगना शामिल नहीं है, बल्कि विभागों में जाकर सूचनाओं का निरीक्षण करना भी शामिल है, सूचनाओं का निरीक्षण करना भी शामिल है। अगला पॉइंट, सूचना प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 रुपए का शुल्क देना होता है। सूचना प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 रुपए का शुल्क देना होता है। यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को यह शुल्क नहीं देना होता। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को यह शुल्क नहीं देना होता। यह शुल्क नहीं देना होता। अगला पॉइंट लिखो, सूचना प्रदान करने की समयावधि निश्चित की गई है। सूचना प्रदान करने की समयावधि निश्चित की गई है। प्रत्येक विभाग में, उसी में लिखो, प्रत्येक विभाग में जन सूचना अधिकारी, प्रत्येक विभाग में जन सूचना अधिकारी को यह दायित्व सौंपा गया है कि आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिन के भीतर, आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराए, 30 दिन के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराए। आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 दिन के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराए।
जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी। जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचना 48 घंटे 48 आवर्स के भीतर देनी होगी। 48 घंटे के भीतर देनी होगी। अगला पॉइंट लिखो, समय पर सूचनाएं न मिलने, समय पर सूचनाएं न मिलने या अपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण, या अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने पर, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने पर 2 स्तर की अपील का प्रावधान किया गया है। 2 स्तर की अपील का प्रावधान किया गया है। द्विस्तरीय अपील निर्मित की गई है। प्रथम अपील 30 दिन के भीतर, प्रथम अपील 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जाती है। प्रथम अपील 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जाती है। जिसे 30 दिन के भीतर समाधान देना होता है, जिसे 30 दिन के भीतर समाधान देना होता है, 30 डेज के भीतर समाधान देना होता है। विशेष दशाओं में, विशेष दशाओं में कारणों का उल्लेख कर, विशेष दशाओं में कारणों का उल्लेख कर यह 15 दिन का अतिरिक्त समय ले सकता है, 15 डेज का अतिरिक्त समय ले सकता है, 15 दिन का अतिरिक्त समय ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रथम अपील में समाधान न मिलने पर, प्रथम अपील में समाधान न मिलने पर 90 दिन के भीतर, 90 डेज के भीतर द्वितीय अपील, 90 दिन के भीतर द्वितीय अपील, दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है। दूसरी अपील या द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है। आयोग के निर्णय अंतिम होंगे। अगर केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सूचना है तो केंद्रीय सूचना आयोग में अपील जाएगी, और अगर राज्य सरकार से जुड़ी हुई सूचना है तो राज्य सूचना आयोग में अपील जाएगी। यही निर्धारण का तरीका होता है। आयोग के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। अब लिखो प्रभाव, आरटीआई का प्रभाव, आरटीआई का प्रभाव लिखो। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मात्रा में वृद्धि हुई है। शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मात्रा में वृद्धि हुई है। शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मात्रा में वृद्धि हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, राशन कार्ड बनवाने, उसी में लिखो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, राशन कार्ड बनवाने जैसे अनेक मामलों में, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, राशन कार्ड बनवाने जैसे अनेक मामलों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग सका है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग सका है। इस प्रकार जिस क्षमता में आरटीआई का उपयोग किया गया है, जिस क्षमता में या जिस क्षमता के साथ आरटीआई का उपयोग किया गया है, उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूप इसने सकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए हैं। उसी के अनुरूप इसने सकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए हैं। अब लिखो कमियां या सीमाएं। क्या क्या कमियां हैं आरटीआई में? पहला पॉइंट लिखो, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1923 अभी भी विद्यमान है। अंग्रेजी काल का कानून है। कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 अभी भी विद्यमान है। अतः अधिकारी सूचनाएं प्रदर्शित करने के लिए अधिक इच्छुक नहीं होते। सूचनाएं प्रदर्शित करने के लिए अधिक इच्छुक नहीं होते। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द्वितीय अपील के लिए, द्वितीय अपील के लिए, द्वितीय अपील के समाधान के लिए, द्वितीय अपील के समाधान के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।
द्वितीय अपील के समाधान के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की गई है, अतः अधिक विलंब उत्पन्न होने लगा है। अतः अधिक विलंब उत्पन्न होने लगा है। अगला पॉइंट लिखो। सूचना आयोगों के निर्णय अंतिम होते हैं। सूचना आयोगों के निर्णय अंतिम होते हैं, किंतु उन्हें अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए अधिकार नहीं दिए गए हैं। किंतु उन्हें अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे 2013 में 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया कि 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया कि सभी राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल इस अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी माने जाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी माने जाएंगे और अधिनियम के दायरे में आएंगे। आरटीआई एक्ट के, आरटीआई अधिनियम के दायरे में आएंगे। किंतु राजनेताओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। किंतु राजनेताओं ने इस निर्णय को स्वीकार करने से मना कर दिया, इस निर्णय को मानने से मना कर दिया। अतः यह लागू नहीं हो सका। अतः यह लागू नहीं हो सका। अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं किया गया है। सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं या प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं किया गया है। अगला पॉइंट लिखो। अधिनियम में वर्णित दंड की मात्रा कमजोर है। अधिनियम में वर्णित दंड की मात्रा कमजोर है। अतः कभी कभी लोक प्राधिकारी सूचना के अधिकार को गंभीरता से नहीं लेते रहे हैं। कभी कभी लोक प्राधिकारी सूचना के अधिकार को गंभीरता से नहीं लेते रहे हैं। ये हो गई सीमाएं, कमियां। अब लिखो उपाय। उपाय लिख लो। पहला पॉइंट लिखो। विभागों के द्वारा अधिक से अधिक सूचनाओं के स्वतः प्रकटीकरण पर बल दिया जाए। स्वतः प्रकटीकरण पर बल दिया जाए। अगला पॉइंट लिखो। द्वितीय अपील के समाधान के लिए समय सीमा निश्चित की जाए। द्वितीय अपील के समाधान के लिए समय सीमा निश्चित की जाए। द्वितीय अपील के समाधान के लिए समय सीमा निश्चित की जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सूचना आयोगों को स्वयं के निर्णयों को लागू करवाने की शक्ति दी जाए। सूचना आयोगों को स्वयं के निर्णयों को लागू करवाने की शक्ति दी जाए। अगला पॉइंट लिखो। सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का उपबंध किया जाए। सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का उपबंध या प्रावधान किया जाए। अगला पॉइंट। अधिनियम के अंतर्गत दंड की मात्रा में वृद्धि की जाए। अधिनियम के अंतर्गत दंड की मात्रा में वृद्धि की जाए। अगला पॉइंट। कार्यालयीय गोपनीयता अधिनियम 1923 समाप्त किया जाए। कार्यालयीय गोपनीयता अधिनियम 1923 समाप्त किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट। अधिक अच्छा होगा कि अधिनियम की धारा 8 और 9 में जिन क्षेत्रों को सूचना के अधिकार अधिनियम का अपवाद बताया गया है, जिन क्षेत्रों को सूचना के अधिकार अधिनियम का अपवाद बताया गया है, जैसे खुफिया एजेंसी, सुरक्षा बल, विदेश मामले, आर्थिक मामले, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान इत्यादि इत्यादि, इनकी गोपनीयता के लिए
इनकी गोपनीयता के लिए अलग कानून बना दिया जाए, इनकी गोपनीयता के लिए अलग कानून बना दिया जाए और इन्हें संरक्षण दिया जाए, और इन्हें संरक्षण दिया जाए। शेष के लिए गोपनीयता का कोई अस्तित्व ही ना हो, शेष के लिए गोपनीयता का कोई अस्तित्व ही ना हो। अगला पॉइंट लिखें, क्षुद्र या संकीर्ण प्रकृति की, क्षुद्र या संकीर्ण प्रकृति की सूचना के अधिकार आवेदनों पर, क्षुद्र या संकीर्ण प्रकृति की सूचना के अधिकार आवेदनों पर कार्यवाही का प्रावधान किया जाए, कार्यवाही का प्रावधान किया जाए या नियंत्रण लगाया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कभी कभी आरटीआई के अंतर्गत बड़ी व्यक्तिगत सूचनाएं मांग ली जाती हैं, अधिकारियों से संबंधित निजी सूचनाएं मांग ली जाती हैं, तो वो ठीक नहीं है। सार्वजनिक पदाधिकारी है तो सार्वजनिक गतिविधियों और सार्वजनिक जीवन से संबंधित सूचनाएं मांगी जानी चाहिए। उसकी निजी जिंदगी में दखल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसका भी राइट टू प्रिवेसी है, उसका भी गोपनीयता का अधिकार है, उसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। अब ये हो गया आरटीआई एक्ट के बारे में। अब आरटीआई एक्ट में संशोधन, आरटीआई एक्ट में संशोधन 2018। इस अधिनियम में संशोधन किया गया 2018 में। बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, छोटा सा एक संशोधन किया गया और संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जो भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गठित किए जाने वाले केंद्रीय सूचना आयोग हैं और राज्य सूचना आयोग हैं, वहां निर्णय सुनाने के लिए जो लोग बैठते हैं उनको सूचना आयुक्त कहते हैं, और जो उनका मुखिया होता है उनको मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। तो जितने भी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, उनका कार्यकाल, उनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र की सरकार आदेश के द्वारा निर्धारित करेगी। बस केवल इतना सा प्रावधान किया गया। एक्चुअली जो आरटीआई एक्ट 2005 था उसमें यह लिखा गया था, इनके कार्यकाल फिक्स थे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा संसद के कानून से, और इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तें तय करने का अधिकार भी संसद को दिया गया था। लेकिन अब यह संरक्षण हटा दिया गया है, कानूनी संरक्षण हटा दिया गया है, और केंद्र सरकार इनके कार्यकाल और इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तें तय कर सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी आलोचना की गई कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को अभी तक कानूनी संरक्षण मिला हुआ था, उनके सूचना आयुक्तों को कानूनी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन जब यह संशोधन किया गया तो यह कानूनी संरक्षण हटा दिया गया। अब वो सरकार के अधीन आ गए, क्योंकि कार्यकाल और सेवा शर्तें सरकार तय कर सकती है, अभी तक संसद तय करती थी। इसलिए इसकी आलोचना की गई कि आयोगों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा, इनकी स्वतंत्रता पर प्रहार हुआ। लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि हमने संशोधन इसलिए किया जिससे आयोगों की संरचनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके, आयोगों की संरचना को लचीला बनाया जा सके। संसद के कानून में वर्णित होने के कारण संरचनात्मक कठोरता थी, इसलिए लचीलेपन के लिए हमने ये संशोधन किया। ठीक है, सरकार संशोधन करेगी तो तर्क देगी ही, लेकिन सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहां सरकार का तर्क निरर्थक है। सूचना के अधिकार में किया गया यह संशोधन गलत है, ऐसे संशोधन नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें सूचना आयोग को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। ऐसे संशोधन से सूचना आयोग कमजोर हो जाते हैं, इसलिए 2018 में किया गया यह संशोधन उचित नहीं माना जा सकता। सरकार को ऐसे संशोधन करने से बचना चाहिए। संशोधन करना है तो सुरक्षा, जो कार्यकर्ता है उनकी सुरक्षा के लिए किया जाए, दंड की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाए, दूसरे अपील की समय सीमा निश्चित करने के लिए किया जाए, ये पॉजिटिव संशोधन होंगे। लेकिन 2018 का संशोधन निगेटिव संशोधन है, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। लिखो आरटीआई एक्ट में संशोधन 2018, लिखो सूचना के अधिकार अधिनियम 2000, सूचना के अधिकार अधिनियम में, सूचना के अधिकार अधिनियम में 2018 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया, 2018 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के मुख्य सूचना आयुक्त, के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों, के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन भत्ते, कार्यकाल, वेतन भत्ते, सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा किया जाएगा। जबकि संशोधन से पहले, जबकि संशोधन से पहले इनका निर्धारण, जबकि संशोधन से पहले इनका निर्धारण संसद के कानून के माध्यम से किया जाता था, संसद के कानून के माध्यम से किया जाता था। पैरा चेंज करके लिखो, सरकार का तर्क है, सरकार का तर्क है कि संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से आयोगों की संरचना में लचीलापन लाया गया है, आयोगों की संरचना में लचीलापन लाया गया है, जिससे बदलते हुए समय के अनुसार
जिससे बदलते हुए समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें, बदलते हुए समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। पैरा चेंज करके लिखो। किंतु सरकार का तर्क उचित नहीं माना जा सकता। पक्ष विपक्ष दोनों लिख दिया, तो पहले पक्ष लिख दिया, अब विपक्ष लिखते हैं। किंतु सरकार का तर्क उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि संशोधन से पहले आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, यानी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को, कुछ भी लिख सकते हैं, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को या मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को कानूनी संरक्षण प्राप्त था, लीगल प्रोटेक्शन था, कानूनी संरक्षण प्राप्त था। संशोधन के पश्चात यह कानूनी संरक्षण समाप्त हो गया है। संशोधन के पश्चात यह कानूनी संरक्षण समाप्त हो गया है। परिणामस्वरूप राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि हो सकती है। परिणामस्वरूप राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि हो सकती है। तो यह हो गया आरटीआई एक्ट में संशोधन। तो हम लोगों ने इस तरीके से आरटीआई के बारे में पूरा हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, सिटीजन चार्टर पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम लोगों ने पूरी यूनिट में सिलेबस में समझा था। सबसे पहले आरटीआई पढ़ा हम लोगों ने, तो आरटीआई के बाद फिर सिटीजन चार्टर है, सामाजिक लेखा परीक्षण है, सिविल समाज है, जन सहभागिता है, जन शिकायत निवारण तंत्र है, विसिल ब्लोअर है। इतने टॉपिक पढ़ने हैं हमें इस यूनिट के अंतर्गत। तो आज हम लोगों ने आरटीआई कवर किया है, और कल हम लोग फिर सिटीजन चार्टर और उसके आगे की चर्चा करेंगे। समय है 10-5 मिनट, कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। आरटीआई कैसे फाइल करना है? हाँ देखो, दो तरीके हैं आरटीआई फाइल